अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डेली जना के चैनल के लिए जना का पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसके आने के बाद हम देखते हैं कि तरह तरह की इंटरप्रिटेशन हो रही हैं। मेरे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जनाब अख्तर सिद्दीकी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब ज़काउल्लाह साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और ऑनलाइन से एक अरसे से मरबूत हैं और एज ए न्यूज़ एडिटर काम कर रहे हैं। अब मैं आगाज़ करना चाहूँगा, अख्तर सिद्दीकी साहब बताइएगा कि इस फैसले के आने के बाद किस तरह के दीगर कवानीन पर असरअंदाज हो रहा है और बाज जो केसेस हैं उन पर भी असरअंदाज हो रहा है ये फैसला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये फैसला तो इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह के। चीफ साहब ने अपने इख्तियारात जो हैं वो दो और जजेस को अपने साथ शामिल करते हुए तकसीम कर लिए हैं। अब जो पहले होता ये था कि 184(3) के तहत जितने भी केसेस होते थे उनके समाअत करने के लिए, उनको लगाने के लिए, उनकी बेंचों की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस खुद अकेले ही सारा कुछ करते थे। उनके हवाले से कोई अपील का हक भी नहीं था। ठीक है। मगर अब यह है कि अपील का हक भी मिल गया है। और दूसरा ये है कि अब 3 जजेस सिर्फ इस लेवल की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी केसेस हैं वो सारे चीफ जस्टिस खुद देखेंगे और उनको खुद बेंचेस की तश्कील में भी वो खुद लगाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने जो है ख़ास तौर पे इन केसेस के जो मामलात हैं ये लगाने और इनकी अपील के हवाले से जो बड़ी बात आई है वो ये है कि ये माजी से नहीं होगा, बल्कि जो अब नए केसेस आएंगे तो उस पे इत्तलाक। देखने वालों को ये बताइएगा कि जो सीनियर मोस्ट ये जो कमेटी बनेगी, क्या इसमें सीनियर मोस्ट जजेस होंगे? इनकी तैनाती कौन करेगा? इस हवाले से बताइए। ये ज़ाहिर बात है, चीफ जस्टिस के बाद 2 ही जजेस जो सीनियर होंगे, सीनियर मोस्ट वही उसमें शामिल होंगे और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है इस वक्त। तो वो चीफ साहब भी उसकी तैनाती करेंगे। वो खुद से हो गए, समझो उसके लिए किसी तैनाती की जरूरत नहीं है, चूंकि ये कानून बन चुका, अंडरस्टूड है। हाँ, अंडरस्टूड हो गया। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि इस केस को कहीं पे पार्लियामान की फतह कहा जा रहा है, कहीं पे सियासी पार्टियां जो है अपनी फतह करार दे रही हैं। अल्टीमेटली ये केस है क्या? असल में वो बात चल रही थी नज़रसानी की, अपील की, और वो सारा सबसे सबसे ज़्यादा सिनेरियो यही देखा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ और दूसरे जो जितने भी जिनके केसेस पीछे माजी में चलते रहे हैं और नवाज शरीफ समेत जिनको जो है ताहियात नहली की सज़ा मिली हुई है, शायद वो इस फैसले से उनके लिए कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये फ़ायदा तो नहीं हो सकता। अलबत्ता मुझे लग ये रहा है कि वो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो लाज हैं उनकी उस शिक का सहारा लेने की कोशिश करेंगे जिसमें ताहियात नहली की तशरीह जो है वो 5 साल के लिए कर दी गई है। तो इससे अगर वो तशरीह अगर ली जाती है तो इसकी वजह से नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए। जी नाज़रीन, आज के पैनलिस्ट में सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब ज़काउल्लाह साहब मौजूद हैं। ज़काउल्लाह साहब फरमाइएगा कि इस केस की इंटरप्रिटेशन किस अंदाज में की जा रही है और एक्चुअल है क्या, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करिएगा। हाँ, इसमें जो इसके मेरिट्स हैं उसमें ये शामिल है कि पहले जो वो सारा का सारा जो था ना, वन मैन शो था। वन मैन शो था, एक आदमी के पास सारी अथॉरिटी थी और वो जो फैसला करता था इसके बारे में उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती थी। ठीक है। अब लोग ये भी कहते हैं ना कि जो हल्के हैं बाकी सियासी भी दूसरे भी, कि कराची में जो वो प्लाजा गिराया गया ही उसके बाद फिर अपील नहीं हो सकती थी बिल्कुल ही। अच्छा, अब इसमें ये आ जाएगा कि 3 होंगे जज और वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे कौम के लिए भी और दूसरे लोग सब के लिए ना। इसमें डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है ना, उसका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बेहतर हो जाएंगे और फिर स्पीडी ट्रायल भी होगा। स्पीडी ट्रायल भी 15 दिन का भी टाइम दिया गया अर्जेंट केसेस के लिए। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये जो फैसले करेगा इसका इतलाक क्या पहले से जो फैसले लिए जा चुके हैं उन पर भी अपील होगी या नए पर? इसमें जो चीज़ है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना इसका इफेक्ट वो नहीं होगा। ठीक है, माजी से नहीं होगा उसमें। ठीक है। लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है अपील नहीं हो सकेगी माजी के केसों में, मगर उसमें रिव्यू जो है ना वो एक शक है कि वो उस पर वो कर सकेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ना इसका वो ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। सही। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया इस तरह कि अब एक उन्होंने इंटरप्रेट किया एक क्लास को जिसमें ये था कि अपना उस पर वो लाइफ लॉन्ग उस पर बैन होगा या 5 साल की कुछ
वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इंटरप्रेट किया कि ये लाइफ लॉन्ग होगा, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी बिल्कुल अपना बिल्कुल, आप ये कहना पार्लियामेंटेरियन चाह रहे यानी हैं ये कि शक सादम है। ताहियात हाँ लाएगी वो होगी, जो है सही ना है, लाइफ सही। टाइम होगी। अच्छा, अब वो जब उसने इंटरप्रिटेशन किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो समझे कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गया है। अच्छा, अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी या कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी, ठीक है, उसको कौमी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से ही उसमें अमेंडमेंट कर सकती है ठीक या है। उसको अनल कर सकती है या उसको जो भी है। लेकिन ऐसा इधर ये नहीं हुआ, इसमें ये किया गया कि चंद मखसूस जो थे ना पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ जी, उनको फेवर करने के लिए उसको ना एक इलेक्शन एक्ट के तहत उस जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो टर्म है ना, ठीक है, उसको लाइफ रंग से 5 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब वो ये मसला है कि ये चलो अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये करते तो ठीक था। अब ये खतरात ये पैदा हो गया कि कल एक बेंच जो है ना हुकूमत के खिलाफ फैसला दे देता है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट कहेगी चूंकि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम मैं हूँ, इसलिए ये जो है ना फैसला जो है ना कोई और बेंच बनाया जाए और इसको कलादम करा दिया जाए, या खुद ही कलादम करा देते, क्योंकि उसके तो बहुत ज्यादा स्वीपिंग पावर्स इन्होंने खुद ही उन्होंने बना ली हैं। मतलब ये आप हाँ ये जी। कहना चाह रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक वाच डॉग है, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सारे इदारों की निगरानी रखनी होती है और उनको वाच करना होता है, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई तो फिर कल पार्लियामेंट के जो भी गलत फैसले हैं उनको तो कोई फिर चैलेंज ही नहीं कर नहीं कर सकेगा, उसमें सकेगा। कोई फैसला नहीं आ अच्छा, ये सकेगा। खास तौर पे अभी बात हो रही थी कि चंद सियासी लीडरों को इससे फायदा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि पीएमएलएन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया इस तरह कि अब एक उन्होंने इंटरप्रेट किया एक क्लास को जिसमें ये था कि अपना उस पर वो लाइफ लॉन्ग उस पर बैन होगा या ठीक है। 5 साल की कुछ, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इंटरप्रेट किया कि ये लाइफ लॉन्ग होगा, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी बिल्कुल अपना बिल्कुल, आप ये कहना पार्लियामेंटेरियन चाह रहे यानी हैं ये कि शक सादम है। ताहियात हाँ लाएगी वो होगी, जो है सही ना है, लाइफ सही। टाइम होगी। अच्छा, अब वो जब उसने इंटरप्रिटेशन किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो समझे कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गया है। अच्छा, अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी या कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी, ठीक है, उसको कौमी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से ही उसमें अमेंडमेंट कर सकती है ठीक या है। उसको अनल कर सकती है या उसको जो भी है। लेकिन ऐसा इधर ये नहीं हुआ, इसमें ये किया गया कि चंद मखसूस जो थे ना पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ जी, उनको फेवर करने के लिए उसको ना एक इलेक्शन एक्ट के तहत उस जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो टर्म है ना, ठीक है, उसको लाइफ रंग से 5 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब वो ये मसला है कि ये चलो अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये करते तो ठीक था। अब ये खतरात ये पैदा हो गए कि कल एक बेंच जो है ना हुकूमत के खिलाफ फैसला दे देता है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट कहेगी चूंकि मैं सुप्रीम हूँ, सुप्रीम मैं हूँ, इसलिए ये जो है ना फैसला जो है ना कोई और बेंच बनाया जाए और इसको कलादम करा दिया जाए, या खुद ही कलादम करा देते, क्योंकि उसके तो बहुत ज्यादा स्वीपिंग पावर्स इन्होंने खुद ही उन्होंने बना ली हैं। मतलब ये आप हाँ ये जी। कहना चाह रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक वाच डॉग है, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सारे इदारों की निगरानी रखनी होती है और उनको वाच करना होता है, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई तो फिर कल पार्लियामेंट के जो भी गलत फैसले हैं उनको तो कोई फिर चैलेंज ही नहीं कर नहीं कर सकेगा, उसमें सकेगा। कोई फैसला नहीं आ अच्छा, ये सकेगा। खास तौर पे अभी बात हो रही थी कि चंद सियासी लीडरों को इससे फायदा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि पीएमएलएन के जो बानी हैं, कायद हैं, जो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई फायदा होगा इससे आपके ख्याल फिलहाल में? इस वक्त जो फैसला आया है उसमें तो चूंकि उन्होंने माजी को क्लोज कर दिया है ना, ठीक अब है। वो तो हो गया खत्म। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर नया कोई मुकदमा आता है, हाँ ये भी सुनने में आ रही है, आज भी मेरे जो है वो बहुत सारे वोकला से गपशप होती रही है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट में वो ताज़ा तरीन पटिशन के तौर पे वो आ सकते हैं रिलीफ के लिए और फिर वो इस्तदा कर सकते हैं वो जो जिस लॉ का जिक्र जो है वो ज़का साहब कर रहे थे। ज़का साहब खुद ही बता सकते हैं कि अगर वो लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट आते हैं यानी इलेक्शन लॉज के हवाले से, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए गए फैसले को अंडू कर देगी? अब मसला ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो उसने सरेंडर कर दिया उसके आगे, उस लॉ के आगे उसको मान लिया लेकिन पार्लियामान उसको, के एक्ट को, यानी वो नहीं, पार्लियामेंट एक्ट नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट है। अच्छा, पार्लियामेंट एक्ट होता है ना तो फिर PCB, और बात थी। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन एक्ट जो है ना वो अगर तो 2/3 मेजॉरिटी के जरिए आ जाता ना
उसमें पार्लियामेंट में, तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था। लेकिन चूंकि वो इस तरह आया है कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी थी ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई निकल चुकी थी उसमें से, और भी लोग नहीं थे उसमें। उन्होंने खुद ही उस पर ये 3-4 बंदों को फेवर करने के लिए ना उन्होंने एक इलेक्शन एक्ट कर दिया। इलेक्शन एक्ट जो है ना, वो मेरी नज़र में, और भी बहुत सारे मैंने लोगों से फ्लॉज पूछा है, हाँ जी, वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करेंगे वो 2/3 मेजॉरिटी से करेंगे। सही है। इसलिए सबसे पहले ये जो इलेक्शन एक्ट वाला मसला है ना, अगर देखो, अगर इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने मान लिया है तो और भी चीजें मान लेंगे। यानी वो आ लग जाएंगे। ये रहा है हाँ, कि मसला इस तरह कि के वो, जितने हाँ, भी पीडीएम हाँ, के इकदाम वो थे सारे जो है ना, वो चैलेंजेबल हैं, और हाँ, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाहिर बात है उनको वो स्ट्राइक डाउन हाँ कर जी, सकती हाँ, है। वो कर सकती है। लेकिन जब तक ये जो है ना, उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्ट यही है सही है। कि वो कहेंगे जी ठीक है जी आप कर दे, अब हम फिर लाए हैं वो इलेक्शन एक्ट, एक और लेकर आ गए हैं। ठीक है। वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर एक और एक्ट लेकर आ जाएंगे। कहेंगे मतलब जी ये कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रास्ता दे दिया है कि जब हाँ, चाहें जिस वक्त चाहें आप आए, जब हमारे हाँ, लॉस को आप उड़ा के रख सकते हैं, तो बाकी क्या चीज बाकी बच गई? मतलब ये है कि रास्ता तो बन गया है, जी आप हाँ। ये कहना चाह रहे देखो जी, क्लिपिंग द पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस, ये चलो ठीक, उन्होंने खुद भी मान लिया कि ये अच्छी बात है कि 2 जस्टिस और भी आ गए हैं, वो मसला नहीं। मसला ये है कि ये जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, और जो इलेक्शन के तहत, वो इंतहाई ज़्यादा जो है ख़तरनाक है वो, कि कल कोई भी, देखो ना यार, की सब बहुत, जितने भी ये सियासी लोग होते हैं या दूसरे भी होते हैं, उनमें उनको अपना ही होता है ना इंटरेस्ट अजीज होता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसी कलाज लेकर आ जाएंगे जिसमें अब बहुत खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी, सही है। फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, और इंटरनल जो अफेयर्स है उसके लिए भी हो सकता है। हाँ, मजहब के हाँ, मामले में हाँ, भी तो हो इसका सकता है, मजहब बहुत का सारी बिल्कुल, चीजों बिल्कुल। में भी हो हाँ, सकता है, बहुत सारी जैसे चीजों में खत्म हो सकता है। नबूवत के हवाले से बड़ी हाँ, लेदे होती इसलिए रहती है। तो, पिछली हाँ, इस गवर्नमेंट में भी और पिछली हुकूमत में भी एक अंदरूनी खाना एक कोशिश की गई थी, कादियानियों के हवाले से भी की गई थी। तो ये सारी चीजें वाकईतन लग यही रहा है कि रास्ता जो है वो खोलने की कोशिश की गई है। पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम कह कह के अब वो सुप्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार भी है, और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी नाज़रीन किराम, आपने हमारे वर्दी पैनलिस्ट की राय जानी, इस केस की इंटरप्रिटेशंस के हवाले से, इस केस के फ्लॉज के हवाले से। अब मज़ीद भी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हम मज़ीद भी प्रोग्राम करेंगे और आम आदमी को आम फहम ज़ुबान में समझाएंगे कि इसके हमारे पाकिस्तान के आइंदा मंजरनामे पर इस केस के क्या असरात होंगे। एक नए प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।